तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक जासूसी सफर प्राचीन भारत के इतिहास में। हम उन सुरागों को जोड़ेंगे जो हजारों साल पहले पीछे छूट गए थे और देखेंगे कि कैसे अतीत की एक धुंधली सी तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, हम उस इतिहास को फिर से कैसे बना सकते हैं जिसका कोई गवाह आज जिंदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, पर इसका जवाब वो छिपा है छोटी छोटी चीजों में। कोई पुराना शिलालेख, कोई मोहर, कोई दस्तावेज, हर एक चीज एक पहेली के टुकड़े जैसी है। तो बस अब काम पे लगते हैं और इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के पहले शहरों को, फिर बात करेंगे सुधारकों के समय की, उसके बाद एक ऐसे साम्राज्य को जानेंगे जिसने अपनी कहानी पत्थरों पर लिख दी, फिर समझेंगे शक्ति के अर्थशास्त्र को और आखिर में देखेंगे कि कैसे राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल गया। तो शुरुआत करते हैं भारत के पहले शहरों से, हड़प्पा की पहेली से। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया जिसके कई राज आज भी सामने आने बाकी हैं। तो हमारा पहला सुराग हमें मिलता है हड़प्पा सभ्यता से ही। अब सवाल यह है कि हम इस सभ्यता के बारे में पक्के तौर पर क्या जानते हैं। चलिए एक इतिहासकार वाला चश्मा पहनते हैं, एक आम सोच है उसको जरा टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि असली सबूत आखिर कहते क्या हैं। देखिए, इतिहास में अक्सर जो बातें सच लगती हैं वो होती नहीं हैं। जैसे एक आम धारणा है कि हड़प्पा की जो स्टैंडर्ड मोहरें थीं वो मिट्टी की बनी होती थी, पर यह सच नहीं है, ये एक मिथक है। असली सच यानी फैक्ट यह है कि वहां के लोगों को तांबे और कांसे दोनों का ज्ञान था। अब यह सुनने में छोटी सी बात लगती है ना, पर सोचिए, इसका मतलब है कि वो लोग धातु कला में कितने माहिर थे, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी। बस एक छोटा सा सुराग हमें उनकी इंजीनियरिंग और आर्ट की एक पूरी की पूरी कहानी बता देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के शहरों के बाद भारत में सिर्फ इमारतों की ही नहीं बल्कि नए नए विचारों की भी नींव रखी जा रही थी। ये वो समय था, सुधारकों का समय, जब कुछ महान लोगों ने समाज को एक बिल्कुल नई दिशा दिखाई। और इस दौर को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब है एक उद्धारकर्ता, एक आध्यात्मिक गुरु जो धर्म का मतलब सही रास्ते का ज्ञान देते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे? मतलब क्या उन्होंने ही इस धर्म की शुरुआत की थी? ज्यादातर लोग यही मानते हैं, पर क्या सबूत भी यही कहते हैं? चलिए सीधा सबूतों की तरफ ही चलते हैं। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो महावीर के बारे में क्या बताते हैं। यहीं से हमें हमारा अगला सुराग मिलेगा जो इस पूरी पहेली को सुलझा देगा। और ये रहा जवाब। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। उन्हें नए धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि जो धर्म पहले से मौजूद था उसका एक सुधारक माना जाता था। देखिए, यही है इतिहास की खूबसूरती। महावीर संस्थापक नहीं बल्कि एक महान सुधारक थे। वो कोई नई चीज शुरू नहीं कर रहे थे बल्कि एक पुरानी चली आ रही परंपरा को एक नई और मजबूत दिशा दे रहे थे। अब समय में थोड़ा और आगे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य की ओर। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अपनी कहानी हमेशा के लिए पत्थरों पर लिख दी, और इस कहानी के मुख्य किरदार थे सम्राट अशोक। हमारा अगला सुराग जुड़ा है सम्राट अशोक के मशहूर शिलालेखों से। जरा सोचिए, उस जमाने में जब ना इंटरनेट था ना फोन, तो इतना बड़ा राजा अपने पूरे साम्राज्य तक अपनी बात, अपनी नीतियां कैसे पहुंचाता होगा? इसी सवाल का जवाब छिपा है पत्थरों में। अशोक की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उन्होंने दो तरह के शिलालेख इस्तेमाल किए। एक थे चट्टानी शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट्स, ये आम जनता के लिए थे जिन पर अलग अलग तरह की बातें लिखी होती थी। दूसरे थे स्तंभ शिलालेख यानी पिलर एडिक्ट्स, ये साम्राज्य के जरूरी हिस्सों में लगाए जाते थे। और कमाल की बात यह है कि इन पर लिखी बातें चट्टानी शिलालेखों से बिल्कुल अलग हो सकती थी। इससे पता चलता है कि अशोक कितने स्मार्ट शासक थे। वो जानते थे कि कहाँ कौन सा मैसेज देना है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये शिलालेख हमें सिर्फ अशोक के साम्राज्य के बारे में ही नहीं बल्कि उन राज्यों के बारे में भी बताते हैं जो उनके राज से बाहर थे। ये हमें उनके पड़ोसियों के बारे में बताते हैं, जैसे कि चोल, पांड्य और चेर। अशोक के शिलालेखों में दक्षिण के इन बड़े और शक्तिशाली राज्यों का जिक्र मिलता है। ये हमें 3वीं सदी ईसा पूर्व के पॉलिटिकल मैप की एक झलक देता है। मतलब मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाहर भी एक पूरी दुनिया थी। दूसरे ताकतवर राज्य थे जिनके साथ अशोक के शायद डिप्लोमैटिक रिश्ते थे। तो हमने राजनीति देख ली, धर्म देख लिया, पर कोई भी साम्राज्य सिर्फ इन चीजों पर नहीं चलता।
उसे चलाने के लिए चाहिए पैसा। तो अब समझते हैं शक्ति के अर्थशास्त्र को, मतलब वो इकोनॉमिक इंजन जो इतने बड़े साम्राज्यों को चलाता था। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। एक इतना बड़ा विशाल साम्राज्य अपने खर्चे कैसे चलाता था? सेना का खर्च, अधिकारियों की तनख्वाह, सड़कें बनवाना, ये सब पैसा आता कहाँ से था? जवाब एक ही है, टैक्स से। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सुराग है जो थोड़े बाद के समय का है। एक खास तरह का टैक्स जिसका नाम था ऊपरी कर। अब ये क्या चीज थी? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस दौर की पूरी इकोनॉमी को समझने की चाबी है। तो ऊपरी कर क्या था? ये एक तरह का लैंड टैक्स था, भू राजस्व, जो सीधे किसान चुकाते थे। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़, उसकी बैकबोन खेती बाड़ी थी, और राजा का खजाना सीधा किसानों की मेहनत से ही भरता था। चलिए, अब हम अपनी इस जासूसी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि जब एक बड़ा साम्राज्य टूटता है, बिखरता है, तो उसके बाद क्या होता है, राजनीतिक नक्शा कैसे बदलता है। हमारा आखिरी सुराग हमें ले जाता है राजा हर्ष की मृत्यु के बाद के समय में। हर्ष एक बहुत ही ताकतवर राजा थे जिन्होंने पूरे उत्तरी भारत को एक साथ जोड़कर रखा था। लेकिन उनकी मौत के बाद एक पावर वैक्यूम बन गया, सत्ता का एक खालीपन। तो सवाल यह है कि इस खालीपन को भरा किसने? यहाँ कहानी बिल्कुल सीधी है। लगभग 647 एडी में राजा हर्ष की मृत्यु होती है और इसी के साथ एक बड़े साम्राज्य का अंत हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उदय होता है राजपूत राज्यों का, मतलब एक बड़ी शक्ति की जगह कई छोटी छोटी शक्तियां ले लेती हैं। हर्ष के साम्राज्य के टूटने ने ही राजपूत राज्यों के लिए रास्ता बनाया, और इस एक बदलाव ने उत्तर भारत की राजनीति को सदियों के लिए बदलकर रख दिया। तो इन कुछ सुरागों को जोड़कर हमने प्राचीन भारत की एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश की। लेकिन ये तो बस कुछ टुकड़े हैं। जरा सोचिए, ऐसी और कितनी ही कहानियां हैं, कितने ही राज हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। क्या पता अगला बड़ा सुराग कब और किसे मिल जाए।